नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के कोस्टल इलाकों पे, साहिल पे फिर से हमला करने की सोच रहे हैं? सूत्रों के हवाले से अमेरिका और इजराइल के कुछ अखबारों ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनको ये लगा था कि वो जिस तरह से ब्लॉकेड कर रहे हैं उससे ईरान उस धमकी से दबाव में आ जाएगा और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसने टोल लगा रखा है उसको वो हटा लेगा। लेकिन चूंकि अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इसको ओपन एंडेड रखना नहीं चाहते। पब्लिकली जाहिर है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इंडेफिनिट सीज़ फायर है और ये तब तक है जब तक ईरान अपने तरफ से कोई प्रपोज़ल ना भेज दे। लेकिन ये इंडेफिनिट रहेगा नहीं रहेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप पे डिपेंड करता है। ईरान तब तक कोई प्रपोज़ल नहीं भेजेगा जब तक उसे ये श्योरिटी नहीं मिल जाती कि ये बातचीत कोई सीरियस लेवल पे हो रही है। अगर तो ये फ्रिवलस है, अगर ईरान को लगता है कि ये बातचीत पूरी की पूरी बातचीत जो है वो एक मेक बिलीफ वर्ल्ड में चल रहा है, फ्रिवलस है, इसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं है, तो वो कोई भी सीरियस प्रपोज़ल इंटरटेन ना तो करेगा ना भेजेगा। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, जिसको अखबार अभी छाप रहे हैं खासकर इजराइल के अंदर में, वो ये कह रहे हैं कि यूएस वेज न्यू स्ट्राइक इफ ईरान कीप्स हॉर्मुज शट। अगर हॉर्मुज जो है वो बंद रहता है तो यूएस जो है नए स्ट्राइक्स करेगा। कहाँ करेगा? CNN के हवाले से रिपोर्ट की गई है कि यूएस प्लानर्स आर ड्राफ्टिंग ऑप्शंस टू टारगेट। किसको टारगेट करेगा? ईरानियन बोट यानी मिसाइल बोट्स को, माइन लेइंग जो वेसल्स हैं जो माइनिंग करते हैं उनको, और जो कोस्टल डिफेंसेस हैं उसको टारगेट करेगा। ये अभी जो है CNN ने रिपोर्ट की है। लेकिन ये इसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इन जिन चीज़ों को टारगेट करने की बात हो रही है, चाहे वो ईरान के कोस्टल डिफेंस को हो, चाहे वो वेसल्स को हों जो माइनिंग करती हैं, चाहे वो मिसाइल बोट्स को हों, ऐसा नहीं है कि इस पे अमेरिका ने पहले अटैक नहीं किया है। जो पहले राउंड में भी अटैक्स हुए थे उसमें इन जगहों पे लगातार हमले हुए, कोस्टल इलाकों पे लगातार हमले किए गए और ये क्लेम किया गया कि भाई हमने यहाँ उनकी नेवी को नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन नेवी एक्टिव है, अगर एक्टिव नहीं होती तो ये धमकी, गिड़गिड़ाना, ये सारी चीज़ें जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहा होता। तो क्या रीज़न है कि यहाँ पे अमेरिका इस ब्लॉकेड को तोड़ने में असफल रहा है, नाकामयाब रहा है? तो अव्वल तो ये है, आपने अपने स्क्रीन पर भी देखा होगा, रिलीफ मैप देखा होगा आपने ईरान का। रिलीफ मैप से मुराद ये है कि वहाँ के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जो टेरेन हैं, उसका मैप। और उसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये जो साहिल का इलाका है ईरान का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पैरेलल भी, और जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो आपको दिखेगा कि ये साहिल तो है, लेकिन इसके इमीडिएट बाद आपको पहाड़ नज़र आएंगे। यानी साहिल के बाद पहाड़, और इस दरमियान में डेजर्ट भी है। फिर पहाड़ को जब आप क्रॉस करके दूसरे तरफ जाएंगे फिर भी आपको डेजर्ट नज़र आएगा। कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, दोनों किस्म के डेजर्ट आपको अलग, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे है। अब होता यूँ है कि चूँकि ये पहाड़ी इलाका है तो इसके अंदर आप टनलिंग कर सकते हैं। ईरान ने इसमें हज़ारों टनलिंग कर रखी हैं जिनके अंदर ये मिसाइल बोट्स, ये जो माइनिंग के जो और भी जहाज़ हैं, ये सारे जो हैं छुपे हुए रहते हैं। तो आप ऊपर से हमला करते हैं तो आप उन पहाड़ों पे हमला करते हैं। ये उसी तरह से जिस तरह से मिसाइल सिटीज़ हैं कि आप ऊपर से उस पर हमला तो करते हैं लेकिन अंदर जो है वो चीज़ें जो है महफूज हैं। दूसरा ये कि आप उस पर हमला करने के लिए आप नज़दीक आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें छोटी है ना, ये कोई मिसाइल बेस तो है नहीं कि ये बहुत बड़ा साइज़ में है कि आपने कहीं से उस पर हमला कर दिया। बोट की तो एक साइज़ एक कमरे के बराबर होती है, तो जाहिर है कि उस पर अटैक करने के लिए आपको नज़दीक आना पड़ता है। नज़दीक जब आते हैं तो फिर आप ईरानियन एयर डिफेंस के जद में आते हैं। अभी जो ये सीज़ फायर चल रहा है, इस दरमियान एक चीज़ जो नोटिस हम लोगों ने की है वो लगातार ये कि ईरानियन एयर डिफेंस अपने एक्सरसाइजेज़ कर रहे हैं, उसको जहाँ जहाँ पे उनको टारगेट किया गया उसको रिस्टोर कर रहे हैं। इनफैक्ट हर दिन AD जो हैं अपने एक्सरसाइजेज़, प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, और उसको लेके भी कई बार कन्फ्यूजन बन जाता है, लोगों को लगता है कि हमला हो गया है। तो अव्वल तो ये है। दूसरा ये है कि जो फिज़िकल डिस्टेंस है, देखें ऐसा है कि समंदर कोई ऐसा नहीं होता कि आप समंदर में भी सड़कें होती हैं। फिर आप कहेंगे कि यही क्या बात हुई, समंदर में कैसे सड़कें होती हैं? समंदर में ये नहीं होता कि आप कहीं भी जहाज़ लेके आप निकल सकते हैं, उसमें भी रूट्स होते हैं।
इनफैक्ट एक मैप आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे जिसमें आपको नज़र आएगा कि दो ही रास्ते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने के। एक तो जो ईरानी जज़ाइर हैं, वहाँ जो ईरानी आइलैंड्स हैं उसके और ओमान के दरमियान, और दूसरा ईरान के मेनलैंड ईरान और उनके जो जज़ाइर हैं, जो उनके जो आइलैंड्स हैं उसके दरमियान में, यानी दो ही रूट्स हैं। और यहाँ पे डोमिनेंस ईरान का इसलिए है क्योंकि ईरान को बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक इस पे नहीं करना पड़ता। ये इतना छिछला है, ये इतना कम इसके डिस्टेंस हैं कि आप बियॉन्ड हॉराइजन नहीं छुप सकते। कई जगहों पे शिप्स जो हैं हॉराइजन के बियॉन्ड छुप जाते हैं। हॉराइजन आप समझ ही रहे हैं कि अगर आपकी नज़र जहाँ तक ताहत्ते नज़र है उसके बियॉन्ड अगर चीज़ है तो हॉराइजन के बियॉन्ड आप जाते हैं। अगर वो छुप गई तो जाहिर है कि आप सीधा उस पर हमला नहीं करते, फिर आपको तमाम मशीन्स के यूज करना पड़ता है। लेकिन जितनी दूर आपकी नज़र देख सकती है उतनी दूर आप डायरेक्ट मिसाइल से हमला कर सकते हैं, रॉकेट से हमला कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो दो रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं वो ईरान के साहिल से विजुअल रेंज पे हैं। याद रखें, अभी मैंने आपको कहा था साहिल के बगल में ही पहाड़ है, तो यानी उन हाइट्स को जहाँ पर IRGC डोमिनेट करती है, IRGC की जो नेवी है, बहरिया जो है वो उसको डोमिनेट करती है, तो वो जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो उनके रेंज में है, आँख के रेंज में है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज नहीं है, यानी जो कर्वेचर होता है अर्थ का उसके बियॉन्ड नहीं है। तो उनको टारगेट करने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन की ज़रूरत नहीं है। आपने रॉकेट मार दी, एक रॉकेट जाके लग गई शिप में। जो बड़े शिप्स होते हैं वो उसकी लंबरिंग स्पीड वो लंबरिंग होता है 18-20 नॉटिकल माइल से चल रहा होता है, 30-35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा होता है। उसकी आप साइज़ देखें तो आपने उसमें कहीं से भी मार दिया तो वो जाके उसमें लग जाएगी, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा है और स्पीड अपेक्षाकृत वो जो है वो स्लो है। वहीं जो मिसाइल बोट होते हैं वो 40 नॉटिकल माइल, 50 नॉटिकल माइल, 60 नॉटिकल माइल के स्पीड, उससे भी रैदर कई बार ज़्यादा स्पीड से वो चल रही होती हैं, तो उनको टारगेट करना मुश्किल होता है। तो अमेरिका के लिए उन मिसाइल बोट्स को टारगेट करना मुश्किल है क्योंकि द स्पीड इज़ मैसिव एंड द साइज इज़ स्मॉलर। उसकी तुलना में ईरान के लिए जो कंटेनर्स हैं उनको टारगेट करना आसान है क्योंकि द स्पीड इज़ स्लोअर एंड द साइज इज़ बिगर। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि अगर ये ब्लॉकेड चलता रहता है, देखें ये ब्लॉकेड ऑप्टिक के पर्पस से डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि भाई हम कब्ज़ा कर रहे हैं शिप पे। एक जहाज़ पे आपने कब्ज़ा किया, 32 जहाज़ जो हैं वो निकल के जा रही हैं ईरान की। उसके बदले में भी ईरान ने आपके यानी आपके एलाइज जो हैं उनके जहाज़ों पे भी कब्ज़ा कर रहा है। तो यानी ये टिट फॉर टैट चलता रहेगा और ये कभी भी वॉर में तब्दील हो सकती है। एक और चीज़ जो ईरान कर रहा है जिससे वो इस ब्लॉकेड से बच रहा है वो ये है कि ईरान अपने, अगर आप वो पूरा जोग्राफ़ी को देखें तो ईरान की सरहद लगती है पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान की सरहद भारत से लगती है। अगर आप पूरा का पूरा उसका साहिली सरहद देखें, यानी समंदर का जो पूरा का पूरा वो बॉर्डर है वो देखें, तो ईरानियन शिप्स क्या कर रही हैं कि ईरानियन टेरिटोरियल वाटर में रह के ही निकल रही हैं, यानी 12 नॉटिकल माइल्स, तब तकरीबन 18 किलोमीटर 19 किलोमीटर के जद में हैं। वहीं से निकल के वो पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर में आ रही हैं और वहाँ या तो कार्गो ट्रांसफ़र कर दे रही हैं या वहाँ से उन्हीं टेरिटोरियल वाटर में उनसे परमिशन लेते हुए फिर वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में एंटर कर जाती है और वो बॉम्बे या गुजरात या जहाँ भी उनको जाना है वो जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है ट्रंप के लिए, क्योंकि अगर इन वाटर्स में वो टारगेट करेगा तो ये एक्चुअली में ये हो जाएगा कि फिर आपने सॉवरेनिटी जो है उसको खारिज किया। याद रहे ईरान का जो शिप भारत में आया था एक्सरसाइज करने के लिए, जिसको अमेरिका ने टारगेट किया था, वो भी जब वो टेरिटोरियल वाटर से बाहर निकल गई थी उसके बाद उसने टारगेट किया था कि ताकि डायरेक्ट आप सॉवरेनिटी पे हमला नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो आपको देखने को मिले थे। तो ये कॉन्फिडेंस वहाँ पे ईरान को है, जिसके कारण ये चीज़ जो है यानी प्रेशर में ईरान नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर अमेरिका इसको एक्सकेलेट करने की कोशिश कर रहा है तो ईरान भी अपने तरीके से इसको एक्सकेलेशन को मैच करने के लिए, एक्सकेलेशन पे डोमिनेट ना हो, अमेरिका का डोमिनेशन ना हो, तो उसको भी मैच कर रहा है। और इस बाबत एक नया बिल जो है अभी ईरानियन मजलिस में वो पेश किया गया है और इस ड्राफ्ट प्रपोजल से ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस के बाद इसको वोटिंग के लिए किया जाएगा। इसमें क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं इसमें। अव्वल तो ये कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी जहाज़ का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहाँ पे गल्फ़ वर्ड आप नहीं लिखेंगे, पर्शियन गल्फ़ लिखेंगे। जोग्राफिकली इसका नाम पर्शियन गल्फ़ है। वो जो
पर्शियन गल्फ़ के जो अरब ममालिक हैं, इन्होंने थोड़े बहुत स्मार्टनेस करने की कोशिश की, कोई इसको गल्फ़ बोल देता है, कोई अरब गल्फ़ बोल देता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हिस्ट्री है जो हिस्ट्री से चलती है, उसमें इसको पर्शियन गल्फ़ कहा जाता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वर्ड पर्शियन गल्फ़ नहीं लिखा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको हॉर्मुज़ से निकलने नहीं दिया जाएगा उस जहाज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि पेमेंट रियाल में होगी, और ये पेमेंट इस नाम पे लिया जाएगा कि आपको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, एनवायरमेंटल कॉस्ट फलाना ढिमकाना, ये करके आपसे पेमेंट ली जाएगी। याद रहे कि कल पहली खेप जो पेमेंट की थी वो ये जो नेवल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दी है ईरानी उसको, यानी एक्सचेकर को। और इसमें क्या क्या है, यूएई और बहरैन को इस टोल के अलावा एडिशनल रेपरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि इन दोनों के चूँकि जो इलाके हैं वो यूज़ किए गए हैं, ज़्यादा यूज किए गए हैं ईरान पे हमला करने के लिए, तो इनको एडिशनल पेमेंट एज ए रिपेरेशन देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि इजरायली एफिलिएटेड जो व्हीकल्स हैं उनको परमानेंटली बैन, जो वो ममालिक जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं ईरान पे उसको उसके शिप्स पे बैन, और जो यूएस मिलिट्री है शिप्स है उस पे बैन। अब ये कितना इस कारगर होता है नहीं होता है, ये बिल पास होती है नहीं होती है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन हाँ एक प्रपोज़ल करके एक चीज़ों को एक कानूनी रूप देने की कोशिश जो है वहाँ पे हो रही है। इस सब के पीछे प्राइमरी रीज़न ये है कि जो UNCLOS जिसको कहते हैं, जो यूएन का लॉ है शिप के फ्री पैसेज के लिए, ईरान उसका सिग्नेटरी नहीं है, यानी उसने उसको अपने यहाँ रेटिफाई नहीं किया है, ईरानी मजलिस ने उसको अपने यहाँ रेटिफाई नहीं किया है, इसीलिए ईरान को अधिकार है कि वो उस लॉ को ना माने। और ये प्लानिंग के तहत की गई थी ताकि कभी फ्यूचर में इस तरह की नौबत आती है, जैसी नौबत आज दिख रही है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो फ़िलहाल अभी स्थिति यही है, कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की यही होगी कि फिर अब वीकेंड में हॉट एंड कोल्ड कुछ एक आध अटैक इस तरह का कोई शिप्स वगैरह पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे ताकि वो ऑप्टिकल वो बना रहे। लेकिन साथ में खबर ये भी है कि जो हिजबुल्लाह और इज़राइल का जो सीज़ फायर था वो उसकी मियाद 1 वीक से बढ़ा के 3 वीक कर दी गई है, और ईरान वाला जो सीज़ फायर है उसकी मियाद तो अनलिमिटेड है, यानी वो तो ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो रही है। एक चीज़ जो अभी देखने को मिल रहा है ईरान वाले में, हिजबुल्लाह वाले में, वो ये है कि अभी इससे पहले क्या हो रहा था कि सीज़ फायर के बाद जब भी इज़राइल को जी चाह रहा था कि वो इंडिविजुअल टारगेटिंग कर रहा था, अब हिजबुल्लाह भी उसका जवाब दे रहा है। पिछले सीज़ फायर जैसा नहीं है। अगर यहाँ पे ये हो रहा है कि इज़राइल अगर इंडिविजुअल टारगेट कर रहा है तो उन जगहों को हिजबुल्लाह भी टारगेट कर रहा है, ताकि वो जो डिटरेंस है वो बना रहे, ये ना हो कि हम फिर से सिटिंग डक हो जाएं, जिस तरह से पिछले 8-9 महीने से देखने को मिल रहा था। तो ये है अभी के हालात। अब अगला अपडेट अगर अनलेस वीकेंड में कोई बहुत बड़ा होता है तो हम लेके आएंगे, वरना अगला अपडेट आपके पास हम मंडे को लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।